हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। मैं डॉक्टर पवन ओबराय। स्टूडेंट्स, ऑडिटिंग की जो मैंने आपको कल मैंने ऑडिटिंग के क्वेश्चंस कराना शुरू किए हैं मल्टीपल चॉइस, तो मैं उससे चैप्टर फर्स्ट के आज आगे के क्वेश्चन मैं इस वीडियो में आपको करा रहा हूँ। और स्टूडेंट्स, कई स्टूडेंट्स बार बार फ़ोन कर रहे हैं, ये बता रहे हैं, तो चैनल नेम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसे आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। चलिए आगे क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 82 तक कल की वीडियो में हो गया था। पुस्तपालन व्यापारिक लेन देनों को प्रारंभिक लेखा पुस्तकों में लिखने की कला है, यह कथन कहा है। किसने कहा है? तो सही आंसर है स्टूडेंट इसका ऑप्शन नंबर सी, डॉक्टर मित्तल एवं शर्मा। क्वेश्चन नंबर 84, वैधानिक रूप से भारत में अंकेक्षण प्रथम बार कब लागू हुआ? ये स्टूडेंट देखिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। वैधानिक रूप से जो भारत में ऑडिटिंग शुरू हुई वो 1965 में हुई। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 85, अंकेक्षण को किस रूप में परिभाषित किया गया है? तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है कि लेखा पुस्तकों का परीक्षण करने की विधि के रूप में। स्टूडेंट, जो अकाउंट्स बुक होती है किसी भी कंपनी की, तो जब सीए के पास में जाती हैं तो वो सारे अकाउंटिंग ट्रांजैक्शन को चेक करता है एक तरीके से, ठीक है ना, उसका वेरिफिकेशन भी करता है। उसके अपने तरीके होते हैं कि कहीं कंपनी जो है वो कोई गलत रिकॉर्ड उसको नहीं दे रही है तो वो वेरीफाई भी करता है, उसको वेरिफिकेशन करता है, चेकिंग करता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 86, अंकेक्षण का मुख्य उद्देश्य है? तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है कि व्यापार की वित्तीय स्थिति को प्रमाणित करना, कि जो भी कोई बिजनेस है किसी कंपनी का, उसकी जो फाइनेंशियल सिचुएशन है उसको जो है वो सही है या गलत है। तो जो कंपनी अपनी बैलेंस शीट बना करके, जो को ट्रांजैक्शन ओरिजिनल दिखा करके जो भी कोई ओन पेपर ऑडिटर के सामने रखती है, तो ऑडिटर सारे पेपर्स देख करके उसको वेरीफाई करता है और उसकी फाइनेंशियल सिचुएशन को सर्टिफाइड करता है। क्वेश्चन नंबर 87, अंकेक्षण का मुख्य दोष है? वो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है स्टूडेंट्स कि अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है, यानी कि बिल्कुल 100% एक्यूरेट हो ऑडिटिंग के माध्यम से, ये जरूरी नहीं है। ये इसका एक बहुत बड़ा दोष है। क्वेश्चन नंबर 88, यदि किसी खाते के नाम पक्ष में 100 रुपए की त्रुटि हो जाए और फिर इसी प्रकार की त्रुटि दोबारा 100 रुपए से जमा पक्ष में हो जाए, यानी डेबिट एंड क्रेडिट साइड दोनों में हो जाए, तो यह अशुद्धि होगी। स्टूडेंट्स, कल भी ये क्वेश्चन मैंने आपको बताया था, जो आया था स्टूडेंट, तो ये क्वेश्चन है आपका। तो सेम टू सेम ये क्वेश्चन नंबर मैंने 79 कराया था आपको पिछली वीडियो में। तो सही आंसर है स्टूडेंट, जब डेबिट क्रेडिट दोनों साइड 100 रुपए गलत तरीके से हो गए तो वो होगी क्षतिपूरक अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 89, हिसाब किताब में गड़बड़ी संबंधी कपट, इंग्लिश में फ्रॉड बोलते हैं कपट को, किया जाता है। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, स्वामी की सहमति से। किसी भी कंपनी की जब तक ऑनर की जब तक कोई भी सहमति नहीं होती है, तब तक जो उसके अकाउंटिंग रिकॉर्ड है तब तक उसमें गड़बड़ी या फ्रॉड जो है वो नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 90, इरादेपूर्ण तरीके से किए जाने वाला गबन क्या कहलाता है? स्टूडेंट, उसे हम कहते हैं बी कपट, फ्रॉड। ठीक है, जो पहले से ही अगर किसी कंपनी ने ये सोच बना रखी हो कि मुझे तो फ्रॉड करना ही करना है, ठीक है, तो उसे हम कहते हैं कपट। क्वेश्चन नंबर 91, लाभ को वास्तविकता से अधिक दर्शाने का उद्देश्य निम्नलिखित में से है? तो स्टूडेंट, ये जो तीनों पॉइंट आपको दिए गए हैं ये बिल्कुल ठीक है कि अपनी कुशलता को बढ़ा चढ़ाकर बताने के लिए, संस्था के प्रति सरकारी विश्वास पैदा करने के लिए, और काले धन को सफेद करने के लिए। काले धन को सफेद का मतलब यह है कि जो ब्लैक मनी है कंपनी की, उसको व्हाइट मनी से में कन्वर्ट करने के लिए, चेंज करने के लिए, यानी कि जो 2 नंबर से पैसा कमाया वो होगी ब्लैक मनी, और जो 1 नंबर से ईमानदारी से पैसा है जो वो हो गया हमारा 1 नंबर। तो कोशिश ये रहेगी कि जो उसने ब्लैक मनी कमाई है 2 नंबर से कमाया, तो उसको व्हाइट मनी में 1 नंबर में कन्वर्ट करने की कोशिश करे। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है,
तीनों ही पार्ट इसमें जो दिए हैं क्वेश्चन में वो बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 92, 100 रुपए कारखाने में मशीन को स्थापित करने के व्यय हैं, तो ऐसे व्यय को मजदूरी खाते में यानी कि जो वेजेस अकाउंट है अगर उसमें उसको डेबिट कर दिया जाता है, ऋणी कर दिया जाता है, तो ये जो एरर होगी किस टाइप की होगी? स्टूडेंट देखिए यहां पर सिर्फ उसको ऋणी किया गया यानी डेबिट किया गया उसको वेजेस अकाउंट में, ठीक है, तो ये सैद्धांतिक अशुद्धि है। और ऊपर जो क्वेश्चन आया था क्वेश्चन नंबर 88 उसमें डेबिट और क्रेडिट दोनों में गड़बड़ की गई थी, ठीक है, तो वो हो गई क्षतिपूरक अशुद्धि, और यहां पे केवल डेबिट में किया गया तो वो हो गई सैद्धांतिक अशुद्धि। दोनों में डिफरेंस है, इसलिए कंफ्यूज मत होइएगा। क्वेश्चन नंबर 93, 1000 रुपए के व्यवहार के पुस्तकों में 1400 रुपए से अगर खतियाया गया मतलब पोस्टिंग की गई, लेजर में उसकी पोस्टिंग की गई, तो ये अशुद्धि किस प्रकार की होगी? तो ये स्टूडेंट्स जो एरर होगी इसे हम कहेंगे लेखे की अशुद्धि। क्वेश्चन नंबर 94, कार्यालय के कंप्यूटर का प्रयोग घरेलू कार्य में किया गया, तो इसे हम कहेंगे संपत्ति का गबन। मान लीजिए कंपनी के ऑफिस में कोई कंप्यूटर है और कोई मिस्टर ए है, वो उसमें ऑफिस को यूज करने की बजाय वो अपने जो पर्सनल काम है, ठीक है, उसको करने में यूज लेता है, अपना पर्सनल काम करता है और कंपनी को इन्फॉर्म नहीं करता कंपनी के ही वर्किंग आवर्स में, तो इसको हम कहेंगे संपत्ति का गबन। क्वेश्चन नंबर 95, सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं, तो ये आपसे पूछ रहा है स्टूडेंट। देखिए तीनों जो पॉइंट दिए गए हैं ए बी सी ये बिल्कुल करेक्ट है इसमें कि पूंजी और आय में ठीक अंतर न होने के कारण, व्ययों को व्यक्तिगत खातों में पर्सनल जो अकाउंट है उसमें डालने के कारण, और सी व्ययों को संपत्ति और संपत्ति को व्यय मानने के कारण। तो स्टूडेंट ये तीनों ही जो ऑप्शन है बिल्कुल करेक्ट है, तो आंसर नंबर डी ठीक है। उपयुक्त सभी कारणों से सैद्धांतिक अशुद्धियां होती हैं। क्वेश्चन नंबर 96, लेखा वृद्धि के आधारभूत सिद्धांतों की अवहेलना से उत्पन्न अशुद्धियां कहलाती हैं, ठीक है। अगर अकाउंट्स में कोई भी जो उसके बेसिक प्रिंसिपल है अगर उसको इग्नोर कर दिया जाए तो उनसे जो भी कोई एरर्स होती हैं तो उसको हम कहते हैं सैद्धांतिक अशुद्धियां। क्वेश्चन नंबर 97, जब कोई लेखा प्रारंभिक लेखे की पुस्तकों में पूर्ण या आंशिक रूप से नहीं किया जाता है तो ऐसी अशुद्धि कहलाती है। तो स्टूडेंट ये आंसर है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है, भूल चूक की। क्वेश्चन नंबर 98, तलपट पर यानी ट्रायल बैलेंस पर जो प्रभाव होता है वो निम्नलिखित अशुद्धियां डालती हैं उसमें। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि लेखे की अशुद्धियां, ठीक है। ट्रायल बैलेंस पर जो इफेक्ट होता है, कौन कौन सी एरर जो होती हैं वो उस पर इफेक्ट करती हैं, होती है लेखे की अशुद्धियां, जो अकाउंट से रिलेटेड एरर होती है। क्वेश्चन नंबर 99, सैद्धांतिक अशुद्धियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। तो स्टूडेंट ये जो हमें दिया गया है थोड़ा सा ध्यान से देखिए, 2 पॉइंट आपको दिए गए हैं। बी दे रखा है कि त्रुटियों को खोजना अंकेक्षण यानी जो ऑडिटर है उसका सहायक उद्देश्य है, ठीक है। अब 4 ऑप्शन आपको दे रखे हैं। आपको एग्जाम में इस तरीके से भी क्वेश्चन आते हैं, कंपटीशन में तो आते हैं, लेकिन आपके जो बीकॉम थर्ड ईयर के एग्जाम है उसमें भी आते हैं इस तरीके से कि आपको ये बताना है कि देखिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट है, कथन और कारण दोनों सही है। यानी जो स्टेटमेंट दिया गया है कि सैद्धांतिक त्रुटियों का तलपट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ये स्टेटमेंट भी बिल्कुल ठीक है, ठीक है। और जो इसका रीजन दे रखा है आपको कि त्रुटियों को खोजना अंकेक्षक का सहायक उद्देश्य है, तो ये भी रीजन बिल्कुल सही है। तो इसलिए आपको ऑप्शन नंबर ए दे रखा है कि कथन और कारण दोनों सही है और कारण कथन का सही स्पष्टीकरण है। ये जो रीजन बताया गया है वो इस स्टेटमेंट की जो एक्सप्लेनेशन है वो बिल्कुल करेक्ट दे रहा है। क्वेश्चन नंबर 100 और लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का कि एक अंकेक्षक छल कपट की संभावना को कम कर सकता है, और बी दे रहा है कि कपट में व्यवसाय के मालिकों की भी मिलीभगत होती है। तो हमने अब तक इतने सारे क्वेश्चंस की स्टडी की है तो आपने पता लगा लिया होगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है कि कथन ए और बी दोनों सत्य हैं कि अंकेक्षण जो होता है, ऑडिटर जो होता है वो छल कपट यानी कंपनी अगर कोई फ्रॉड करती है
तो उसकी जो पॉसिबिलिटी है उसको कम भी कर सकता है। और जो बी है कि अगर कोई कंपनी फ्रॉड करती है तो जब तक उस कंपनी के ऑनर्स होते हैं उसकी मिली भगत नहीं होती है तब तक जो है वो उसको कोई भी कपट नहीं हो सकता कंपनी के मालिकों की मिली भगत के बिना। तो स्टूडेंट ये आपका जो चैप्टर है ये बिल्कुल खत्म हो चुका है। इसमें देखिए मैंने आपको 100 क्वेश्चन दिए हैं। चलिए चैप्टर नंबर 2 की बात करते हैं। नेक्स्ट चैप्टर है स्टूडेंट अंकेक्षण का वर्गीकरण, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑडिटिंग। इस चैप्टर में से कम 3-4 क्वेश्चन आपको एग्जाम में जरूर मिलेंगे। पिछले सन जो 2013 से जो सीसीएस यूनिवर्सिटी मेरठ में जो क्वेश्चन पेपर आ रहे हैं तो इस चैप्टर में से भी 3 या 4 क्वेश्चन जरूर आए हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 1, चालू अंकेक्षण होता है। स्टूडेंट जो चालू अंकेक्षण है वो पूरे ईयर होता है, तो इसलिए आंसर नंबर सी करेक्ट है, वर्ष पर्यंत। क्वेश्चन नंबर 2, चालू अंकेक्षण की स्थिति अंकेक्षण किस स्थिति में उपयुक्त या आवश्यक है। तो देखिए सुनिए, तीनों ही जो स्थिति आपको दी गई हैं कि जब खातों की गहन जांच आवश्यक हो, जब यानी कि अकाउंट्स को बिल्कुल बहुत डीप तरीके से हमें चेक करना होता है, और बी कि जब इंटरनल चेकिंग सिस्टम जो है वो कंपनी ने न अपनाया हो, और सी जब वर्ष के लास्ट में बिल्कुल जो अंकेक्षित अंतिम खाते हैं जो बिल्कुल भी जिनकी ऑडिटिंग हो चुकी है, जो फाइनल अकाउंट होते हैं कंपनी को पब्लिश करना होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो तीनों ही पॉइंट्स इसमें बिल्कुल ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से किस अंकेक्षण में कर्मचारियों से साठगांठ की संभावना अधिक रहती है। तो स्टूडेंट सही आंसर है चालू अंकेक्षण, कि जो कंपनी के कर्मचारी हैं उनसे कुछ साठगांठ की जाए, मतलब कि कुछ जानकारी निकाल के अगर उनसे साठगांठ का मतलब ये है कि अपनी जानकारी की जाए। ठीक है ना, तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है, चालू अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 4, चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है। तो ऑप्शन नंबर 1 स्टूडेंट करेक्ट है, वृहदाकार संस्थाओं के लिए, यानी कि जो संस्थाएं बहुत बड़ी बड़ी होती हैं, ठीक है, उन संस्थाओं के लिए चालू अंकेक्षण उपयुक्त होता है। क्वेश्चन नंबर 5, चालू अंकेक्षण का प्रभाव कर्मचारियों के बीच, चालू अंकेक्षण से अंकेक्षण का प्रभाव कर्मचारियों के बीच स्टूडेंट घटता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब चालू अंकेक्षण के 5 क्वेश्चन देखिए तैयार किए थे, खत्म हो गए, अब आगे दूसरे हैं इसमें। क्वेश्चन नंबर 6 की सामयिक जो अंकेक्षण है वो किया जाता है। स्टूडेंट ये जो सामयिक अंकेक्षण होता है, पीरियोडिकल जो ऑडिट होता है, वो होता है बिल्कुल वर्ष के लास्ट में। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। ध्यान रखना, चालू जो होता है वो पूरे होल ईयर चलता है, और जो सामयिक होता है अंकेक्षण वो बिल्कुल वर्ष के ईयर के बिल्कुल लास्ट में होता है। क्वेश्चन नंबर 7, अंतिम अंकेक्षण को क्या कहा जाता है। जो फाइनल जो ऑडिट होता है उसको क्या कहते हैं। तो स्टूडेंट ये तीनों ही बिल्कुल ठीक है, कि एनुअल ऑडिट भी कहा जाता है, जो बैलेंस शीट का होता है वो भी कहा जाता है, और जो सामयिक अंकेक्षण होता है वो भी कहा जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 8, सामयिक अंकेक्षण प्रारंभ होता है जब, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। सामयिक अंकेक्षण जो होता है वो तब शुरू होता है जब फाइनल अकाउंट जो होते हैं वो पूरी तरीके से तैयार हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 9, सुदृढ़ आंतरिक निरीक्षण प्रणाली की दशा में निम्नलिखित में से कौन सा अंकेक्षण उपयोगी होगा। तो देखिए जो इंटरनल जो सिस्टम होता है, ठीक है, इंस्पेक्शन सिस्टम, तो उसमें जो होता है सामयिक अंकेक्षण जो होता है वो ज्यादा यूजफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 10, अंक परिवर्तन की संभावना अधिक होती है, यानी कि जो डिजिट अगर चेंज करने हो तो वो पॉसिबिलिटी किसमें सबसे ज्यादा होती है, तो वो होती है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, चालू अंकेक्षण में। क्वेश्चन नंबर 11, अंतरिम अंकेक्षण कराया जाता है। जो बिल्कुल फाइनल जो होता है, जो सॉरी अंतरिम जो ऑडिट होता है, तो इंग्लिश में भी अंतरिम ही वर्ड यूज किया जाता है स्टूडेंट। तो ये जो होता है ऑडिट, ये कराया जाता है बिल्कुल ईयर के एंड में कराया जाता है। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 12, चिट्ठा अंकेक्षण में जांच होती है। तो आप सब जानते हो कि बैलेंस शीट में लायबिलिटी एसेट्स दोनों होती हैं, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है कि सभी एसेट्स और सभी लायबिलिटीज की। क्वेश्चन नंबर 13 स्टूडेंट्स,
बैंकिंग कंपनी द्वारा अपनाया जाने वाला अंकेक्षण है। जो बैंकिंग जो कंपनीज होती हैं वो किस तरीके का ऑडिट जो है वो करवाती हैं, तो वो होता है स्टूडेंट्स ऑप्शन नंबर ए, वार्षिक अंकेक्षण, एनुअल जो ऑडिट होता है। क्वेश्चन नंबर 14, चालू अंकेक्षण उपयोगी है। देखिए, तो चालू अंकेक्षण है वो तीनों में उपयोगी होता है, बैंकों में भी होता है और रेलवे कंपनी में भी होता है और जो बिजली की जो इलेक्ट्रिसिटी की जो कंपनीज होती है उनमें भी। तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 15, चालू अंकेक्षण वह है जिसमें अंकेक्षण का स्टाफ वर्ष भर खातों की जांच में लगातार लगा रहता है। ठीक है, यानी जो ऑडिटर होता है तो ऑडिटर का अपना भी जो स्टाफ होता है, यानी सीए जो होता है, सीए का जो अपना स्टाफ होता है वो भी पूरे ईयर लगे रहते हैं ऑडिट करने में कंपनियों का। तो ये स्टेटमेंट किसका है? तो स्टूडेंट ये स्टेटमेंट है डब्ल्यू बिग का, ध्यान रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 16, अंकेक्षण 100% शुद्धता की गारंटी नहीं है। देखिए, पिछले चैप्टर में भी हमने पढ़ा था, तो ये स्टेटमेंट बिल्कुल सत्य है कि जो अंकेक्षण होता है, ऑडिट जो होता है, वो 100% शुद्धता की गारंटी नहीं होता है। क्वेश्चन नंबर 17, निम्नलिखित में से किस अंकेक्षण से संस्था के दैनिक कार्य में बाधा पहुंचती है? चालू अंकेक्षण से। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट, ध्यान रखेंगे कि जो ऑडिट होता है तो जो कंपनी या जो भी कोई इंस्टीट्यूशन होता है उसके जो डेली बेस के जो वर्क होते हैं उसमें थोड़ी सी बाधा होती है, थोड़ा सा मतलब प्रॉब्लम्स होती है कंपनी को, तो वो चालू अंकेक्षण होता है। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस अंकेक्षण के अंतर्गत अंकेक्षित अंतिम खाते प्रकाशित होने में विलंब होता है? विलंब मतलब देरी हो जाती है, तो जो भी फाइनल अकाउंट पब्लिश होने से, तो वो होता है स्टूडेंट ऑप्शन बी, सामयिक अंकेक्षण से। क्वेश्चन नंबर 19, नए साझेदार के प्रवेश के समय जो अंकेक्षण कराया जाता है उसे क्या कहते हैं? ये स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पार्टनर्स जो हैं वो नए आ जाते हैं कंपनी में, तो उसे हम कहते हैं आकस्मिक अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 20, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट और एग्जाम में आया भी हुआ है, ये दोनों क्वेश्चन 20 और 21, कि किस देश में चिट्ठा अंकेक्षण का अर्थ केवल चिट्ठे के अंकेक्षण से ही लिया जाता है? यानी कि जो बैलेंस शीट का जो ऑडिट होता है उसका मीनिंग केवल बैलेंस शीट के ऑडिट से ही लिया जाता है, तो वो होता है अमेरिका। ठीक है स्टूडेंट्स, और मैं आपकी नॉलेज के लिए एक बात और बता दूं कि अमेरिका एक ऐसा कंट्री है, जैसे हम इंडिया में लायबिलिटीज अमाउंट, एसेट्स अमाउंट अपनी बैलेंस शीट में लिखते हैं, तो वहां अपोजिट होता है, वहां होता है एसेट्स अमाउंट और लायबिलिटी अमाउंट्स। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये अमेरिका में प्रोसीजर अपनाया जाता है, एसेट्स अमाउंट और लायबिलिटीज अमाउंट। क्वेश्चन नंबर 21, सामयिक अंकेक्षण वह है जो कि उस वित्तीय अवधि की समाप्ति के बाद शुरू किया गया है जिससे यह संबंधित है। यह परिभाषा किसने दी है? स्टूडेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, यह परिभाषा दी है ऑप्शन बी, लॉरेंस डिक्सी ने। क्वेश्चन नंबर 22, अंतरिम लाभांश की घोषणा एवं व्यवसाय को बेचने हेतु किस विक्रय मूल्य यानी कि सेल्स प्राइस को ज्ञात करने के लिए करवाया जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, अंतरिम अंकेक्षण। क्वेश्चन नंबर 23, किसी व्यवसाय में आंतरिक अंकेक्षण का होना किसकी वांछनीयता को कम नहीं कर सकता? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, वैधानिक अंकेक्षण। ठीक है, स्टैच्यूटरी ऑडिटिंग। क्वेश्चन नंबर 24, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति की जाती है। देखिए स्टूडेंट, आपने अक्सर एक वर्ड सुना होगा कैग, CAG, कैग। ठीक है, तो जो कैग होते हैं तो उसका पूरा नाम होता है कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया। कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया, ये कई बार क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है, कंपटीशंस में भी और वैसे भी नॉर्मल ऑडिटिंग के क्वेश्चन पेपर में। तो CAG होता है पूरा नाम, तो ध्यान रखेंगे। तो उसकी जो भी कोई नियुक्ति होती है वो हमारे भारत के राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ठीक है, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट। तो चलिए स्टूडेंट्स, अगर इससे आगे क्वेश्चन मैं आपको अगली वीडियो में दूंगा, नहीं तो वीडियो थोड़ी सी ज्यादा बड़ी हो जाएगी। आपको क्वेश्चंस पसंद आए हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करेगा स्टूडेंट। और चैनल नाम है मेरा स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय। कोई भी सजेशन हो स्टूडेंट
तो वो आप मेरे कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें या मेरे को फ़ोन करके इन्फॉर्म कर सकते हैं स्टूडेंट्स। थैंक यू स्टूडेंट्स।